हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हाल फिलहाल में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो चुका है। इस बार का जो पेपर आया था लास्ट के कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो है पेपर देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास मैसेज रिसीव हुआ कि सर सिविल सर्विस एग्जाम में तो अनफॉर्चुनेटली हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी हम सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सीएपीएफ का एग्जाम भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरह मुश्किल आएगा या आसान आएगा, या किस तरीके के क्वेश्चन जो है आएंगे सीएपीएफ के अंदर, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है सीएपीएफ एग्जाम को जो है टैकल करना है, उसी बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो वीडियो का जो टाइटल है वो है क्या सीएपीएफ एसी 2023 भी सीएससी जितना मुश्किल हो सकता है, नहीं हो सकता है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, आपके ही सिलेबस से थे। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को, जितने भी लोग सिविल सर्विस के, तो खैर आपने प्रिपरेशन कर ही ली है, आप एग्जाम देके आ चुके हो। सीएपीएफ के जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीएससी बैकग्राउंड के हो या नॉन सीएससी बैकग्राउंड के हो, एक ही चीज मैं आपको कहूंगा, अगर आपको एग्जाम सीएपीएफ का क्रैक करना है, मेक श्योर यू स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का रिकॉर्ड है, देखिए सीएससी एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होती है, तो उसके सिलेबस में और सीएपीएफ के सिलेबस में दिन रात का अंतर है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर भी जो है दिन रात का अंतर आपको देखने को मिलेगा। सीएपीएफ को सीएससी से कंपेयर करना ही बेकार है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। जो सीएपीएफ के क्वेश्चन आज तक आए हैं हिस्ट्री के अंदर, जितने भी लगातार जितने भी सालों से यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है सीपीएफ एग्जाम को, जो उनका क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो सीएससी इतना टफ कभी नहीं हुआ आज तक, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन के टाइप बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखोगे सीएससी के अंदर 2022 में जो लास्ट ईयर आपका सीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था पेयरिंग वाले क्वेश्चन कि 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर इज करेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट ईयर देखा गया था 7, 8, 10 क्वेश्चन के आसपास इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस साल 2023 के अंदर सीएससी के कम से कम भी 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम पैटर्न के ऊपर थे, तो जो इस चीज को जो है बहुत ज्यादा मुश्किल जो है बना देता है। तो सीएपीएफ के अंदर हम बढ़ेंगे आगे, लास्ट में हम बात करेंगे कि सीएपीएफ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुश्किल तो थे बट उनको आप सोल्व कर सकते थे, और जो आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपकी है उसके बेसिस पे आप कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और सीएपीएफ एग्जाम की जो आपने प्रिपरेशन करी है, क्या एनसीईआरटी के पढ़ने से जो है आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सबके बारे में बात करते हैं दोस्तों डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि यूपीएससी का जो एग्जाम था वो आसान था या मुश्किल था, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं मोटा मोटा आपको। और एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉमन सेंस साथ लेके चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बच्चा कॉमन सेंस अपने साथ लेके चलता है वो कभी भी जो है सीएपीएफ एग्जाम में एटलीस्ट फेल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सीएपीएफ सीएससी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जितने भी हैं ये सब यूपीएससी कंडक्ट करता है, और जो बच्चा कॉमन सेंस के साथ पढ़ाई करता है, अपने आसपास की जो जितनी भी चीजें हो रही हैं उनके बारे में अगर अवेयर है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सीपीएफ एसी 2023 एग्जामिनेशन के रिवीजन के नोट्स जो हैं 20 डेज के अंदर सीपीएफ का सारा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो। ये हमारे नोट्स हैं, इनके बारे में वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर इनको परचेज करना है तो आप हमारी ऐप से जाके डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, रीजन उसका बताऊंगा बाद में। पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड में आपके पोर्ट के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनके कुछ फैक्ट्स दिए गए उन पोर्ट्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहला है कमर बाजार पोर्ट जो है वो फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, राइट। सेकंड है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। थर्ड है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपने सुना होगा, पोर्ट के नाम तो आपने डेफिनेटली सभी के सुने ही होंगे। इसमें मुंद्रा पोर्ट है, कमरजार पोर्ट है और विशाखापट्टनम पोर्ट है, राइट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको मुश्किल बनाते हैं इनके ऑप्शंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल द 3 पेयर्स, नॉन ऑफ द पेयर्स। अब इसमें अगर ऑप्शन आते सीएपीएफ में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ओनली 1 and 2, 2 and 3, ओनली 1, ओनली 2, इस तरीके से यहाँ पे पेयर्स के अंदर पूछ दिया है, ठीक है। हो सकता है सीएपीएफ में सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न के बेसिस पे आ जाए। तो यहाँ पे चीज समझने वाली जो थी वो ये है कि क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी वो इसको सोल्व कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में जो है पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो है क्या डाटा दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी में अगर बात करूँ तो यहाँ पे पोर्ट्स के अगर मैं नाम बताऊँ आपको, यहाँ पे कार्ला पोर्ट मेंशन है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट यहाँ पे मेंशन है, मर्मगांव है, मंगलुरु है, तूतीकोरिन है, कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। यहाँ पे एक पोर्ट का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है
जो कि आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो कहीं पे भी वो जो डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है वो नहीं लिखी हुई है, ठीक है। दो पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट पहला और दूसरा जो आपका कर्मजार पोर्ट जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। तो जो बच्चा एनसीईआरटी के भरोसे जा रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे, सिविल की बात कर रहा हूँ, हालांकि सीएपीएफ के अंदर एनसीईआरटी बेस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे आपके सोल्व हो जाते हैं। इस सीएपीएफ एग्जाम के अलावा सीएससी का एक क्वेश्चन है, इस बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो कर्मजार पोर्ट है ये जो है अल्टरनेटिव नेम है एन्नोर पोर्ट का। एन्नोर पोर्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। ये जो नाम है ये अल्टरनेटिव नाम है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। मुंद्रा पोर्ट का एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, ये करंट अफेयर के बेसिस में रहता है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया यूपीएससी ने वो सोचने वाली बात है, ठीक है। हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ाया, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने हर एक चीज बिल्कुल पढ़ा दी, लेकिन आप इसमें अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ पे इस पोर्ट की दो स्पेसिफिकेशन देखने को आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे एन्नोर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और एन्नोर पोर्ट का जो दूसरा नाम है कमराजार पोर्ट जो है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है। उसके बारे में इसमें एक दो जो है फैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो इसमें बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज कर्मजार पोर्ट, वन लाइन, राइट। सेकंड आपका है फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसके अंदर हमने इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका देख ले तो दोबारा से एक बार क्या था क्वेश्चन इसमें दिया गया था, कर्मजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, मतलब प्राइवेट पोर्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऑल्दो एनसीईआरटी में इसका डाटा कुछ भी नहीं दिया, बट हमने अपनी क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। फिर बात करते हैं मुंद्रा पोर्ट के बारे में। ना तो ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं पे डाटा दिया हुआ है, आपको हैरानी होगी कि यार ऐसे रैंडमली क्या यूपीएससी पूछ लेता है क्या क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी मतलब टॉपिक के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि यूपीएससी रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछेगा। इतने सारे पोर्ट आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। द हिंदू के अंदर 2021 में एक न्यूज आई थी, 3000 केजीज हीरोइन जो है सीज की गई थी मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर, ठीक है। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि इस इतनी बड़ी जो है हीरोइन सीज की थी, बट स्टिल कोई कार्रवाई बहुत बड़े लेवल पे नहीं देखी गई थी। क्यों नहीं देखी गई थी? ये जो पोर्ट है अडानी जी का पोर्ट है, ठीक है, इसलिए जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो बहुत न्यूज में था, आप देखो 3000 किलो हीरोइन, मतलब 1 किलो हीरोइन का करोड़ों में जो है उसका कॉस्ट होगा, 3000 तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ऐसा नहीं कि एक ही बार पकड़ी गई है, 2021 की न्यूज है। हाल फिलहाल में 2022 के अंदर भी आई थिंक नवंबर दिसंबर में भी 75 केजी हीरोइन फिर दोबारा से पकड़ी गई थी, ठीक है। तो यहां से जो है यूपीएससी ने स्टेटमेंट पिक किया कि जो मुंद्रा पोर्ट है आपका लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया है। ऑब्वियसली अब आप न्यूज आपने अगर पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा कि अडानी जी का पोर्ट है तो प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि पहला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। मुंद्रा पोर्ट जो है यही जो स्टेटमेंट है ये मुंद्रा पोर्ट की ही स्टेटमेंट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है मुंद्रा पोर्ट है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपकी दो स्टेटमेंट ठीक होगी, ठीक है। तो आंसर आएगा इसको ओनली 2 पेयर्स। अब यहाँ पे ना ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टेटमेंट वाले, उसमें तुक्के का थोड़ा सा गेम बचता है। मैं रीजन बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लगता है कि यार कर्मजार पोर्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, बट सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 2 पेयर, राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में होता 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, तो उस केसेस में जो है आंसर आपका गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यार मुंद्रा पोर्ट की स्टेटमेंट गलत है, पहले वाली और तीसरे वाली सही है, तो भी आपका आंसर यही हुआ। आपको लगता है सेकंड और थर्ड अगर ठीक है तो भी आपका आंसर बी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विनाशकारी है, बट ठीक है, अगर आप नॉलेज से थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह लगाओगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद करंट अफेयर को जो बच्चे कनेक्ट करके पढ़ते हैं, डेफिनेटली उन बच्चों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, स्टैटिक नॉलेज है आपकी, आपने एनसीईआरटीज में पढ़े हैं नाम कुछ, ठीक है, उनके बारे में आपने जाना है, साथ में करंट अफेयर आपने पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अडानी ने जो है अभी हाल फिलहाल में जो है हैफा पोर्ट जो कि एक इजरायली पोर्ट है, इसको एक्वायर किया है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे कि जो इजरायली पोर्ट है उसका नाम बताइए, क्या नाम है उस पोर्ट का जो अभी जो है एक प्राइवेटली कंपनी ने जो है ओन किया है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 स्टेटमेंट और मिला देंगे उसमें, ठीक है। तो लेवल का जो है वो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा एग्जाम यूपीएससी सीएपीएफ के लिए बनाएगा। बट सीएससी से तो बहुत आसान बनने वाला है, सीएससी और सीएपीएफ का कोई कंपैरिजन नहीं है। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है, इनकेस पेपर मुश्किल बन भी जाता है, इस लेवल का पेपर अगर सीएपीएफ के अंदर आता है तो सबके लिए ही मुश्किल है। डेफिनेटली जो कट ऑफ आपकी 120 नंबर तक पहुंचती थी, 125 पे जाएगी, वो 100 से भी नीचे आ जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी मेहनत करके चलो, बस इतना सा मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। आपने अगर मेहनत की है, औरों से आप थोड़ा सा ऊपर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जस्ट अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tract of India are these sources of which of the following?
एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। ठीक है, 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लगाया, लगाया होगा तो तुक्का मारा होगा। उनको लग रहा है कि यार ये ऐसी टर्म तो हमने किसी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पढ़ी नहीं। जनरली बच्चे 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, राइट। बट इस तरीके का जो है स्टेटमेंट देख के उनको लगता है कि यार तुक्का क्या ही मारा है इसमें। ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये देखिए 10th क्लास के एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ठीक है, उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है अ ब्राइट स्मेल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड विद टाइटेनियम ऑक्साइड व्हिच कम्स फ्रॉम मिनरल कॉल्ड रूटाइल, एल्मनाइट एंड एनाटाइस। ठीक है, डायरेक्टली आपका दिया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं जो भी मेंटोर आप चूज करो ना, उसको अच्छे से चूज करो। ठीक है, आपके जो मेंटोर हैं, जो सीपीएफ के मेंटोर जितने भी हैं, कोई भी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पेपर का एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। ठीक है, पेपर को देखते भी नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है। बट ये चीजें हमारे सब नोटिस में रहती है। हर एग्जाम के बाद मैं खुद बैठ के जो है हर एक क्वेश्चन को देखता हूं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपके सीएपीएफ एग्जाम में आ सकते हैं, क्या उनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। इस बार का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, आप देख के हैरान हो जाओगे सीएपीएफ का। इतनी मेहनत हमने की है अपनी तरफ से, बाकी देखते हैं भगवान की मर्जी हो तो कैसा क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माइंड अगर आप लगाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। जैसे है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एनसीबीसी, राइट, ये हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका एक स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन पे जाओ सीधा। इसमें पूछा है कि कितने स्टेटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो ऑल फोर वाला ऑप्शन तो आपका यहीं पे एलिमिनेट हो गया, राइट, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसके बाद नेशनल लॉ कमीशन। ठीक है, नेशनल लॉ कमीशन इज लाइक, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन बनता है ना हर 5 साल में, ऐसे ही नेशनल लॉ कमीशन कुछ ड्यूरेशन के बाद 2-3 साल के बाद जो है बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं हुआ आपका, तो ओनली 3 वाला भी यहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन बचे ओनली 1 एंड ओनली 2। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये वाला जो कमीशन है इसका भी ऐसा है, जैसे होता है ना कई कमेटी कमीशन ऐसे होते हैं जो ईयरली बेसिस पे 2 साल में ऐसे जो है बदलते रहते हैं, तो ये उसी तरीके का जो है कमीशन है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन लगाओ, माइंड लगाओ कि कमीशन वगैरह अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कुछ ऑप्शन तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट इनमें कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस धन्यकटाका which flourished as the prominent Buddhist center under the महासंघिकास लोकेटेड। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो यूपीएससी में ना एक कहावत है, अगर आप क्वेश्चन को सीधा देख के जा रहे हो ना और पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसा एलिमेंट उसमें, सस्पेक्ट ऐसे उसमें ढूंढना पड़ेगा कि यार इस चीज को अगर मैं कंसिडर करके चलूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है, एंड बिलीव मी 99% चांस ऐसा होगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन है आपके आंध्रा, गंधारा, कलिंगा, मगधा। क्या आपको 4 ऑप्शन में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हो कि एक जैसे हो और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा अलग हो। थोड़ा सा माइंड लगाओ, वीडियो को पॉज करके देखो। अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है तो करके देखो उसको सोल्व। वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बताएंगे। वीडियो पॉज करके अभी इसका कमेंट में आंसर लिखो। ठीक है, तो देखिए जब इसके ऑप्शंस आप देखोगे तो गांधार है आपका, कलिंगा है, मगधा है, ये तीनों जो है ये कॉमन नेम आपको देखने को मिलेंगे। महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा, तीनों महाजनपद है। आंध्रा जो है उस टाइम पे कोई महाजनपद नहीं था, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Some microorganisms can grow in the environment with temperature above the boiling point of the water. Some microorganisms can grow in the environment with temperature below the freezing point of the water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. अब देखिए कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हर चीज ही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है। तो क्या आपको लगता है एग्जामिनर ऐसा होगा कि हर एक चीज की उसने रिसर्च करी होगी? तो ऑप्शन में कई बार ऐसे कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे आप एक रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि यार मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूं, अगर मैं बॉर्डर लाइन पे हूं तो मैं अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं करूंगा तो वैसे ही फेल तो होने वाले ही हो आप, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ में अगर आप रिस्क ले लोगे तो आपका जो रिस्क है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑल 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि तीनों ही सही है। ठीक है, आप सोचो कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है जो बॉइलिंग वाटर का जो अबव टेम्परेचर है उस पे आपको देखने को मिलेगी, फ्रीजिंग में कौन सी मिलेगी? कोई ना कोई तो होगी यार, तभी तो क्वेश्चन बनाया है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग
एक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये है सीएपीएफ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देखोगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली नोट्स में भी हमने कराया था। नेक्स्ट देखिए आप, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 6 ऑप्शन है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि कितने कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती है आपकी यूक्रेन के साथ। 6 में से ऑप्शन देखो पहले, ओनली 5, मतलब 6 में से कोई ना कोई तो गलत होगा फॉर श्योर, राइट। मतलब एक नाम तो ऐसा होगा जो इसमें से गलत है, क्योंकि अगर मैं पांचों भी ठीक कर दूं ना, 5 इसमें से ढूंढ लूं, तो एक नाम तो इसका गलत होगा डेफिनेटली। तो आप खुद सोच जाओ कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके गलत होने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले बुल्गारिया यहाँ पे दे रखा है, फिर चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, लाटविया है, लिथुआनिया, रोमानिया, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे रोमानिया बिल्कुल साइड में ही है आपके यूक्रेन के नीचे, इस वाली साइड में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये यूक्रेन है ना, तो यहाँ पे आपका रोमानिया पड़ता है, बिल्कुल टच करता है बॉर्डर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका बुल्गारिया है, ठीक है, बुल्गारिया आपका काफी दूर है, इससे पास में नहीं है। बच्चों ने कंफ्यूजन किस उसमें किया, बुल्गारिया यहाँ पे यूपीएससी ने दिया है, बेलारूस करके कंट्री है वो जो है यूक्रेन के साथ टच करती है, ठीक है, बुल्गारिया नहीं करती। तो ये ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो कंट्री है, अब ये वाली जो कंट्री है, लैटविया है, लिथुआनिया है, ये सब कंट्री आपकी ना ऊपर पड़ती है, ठीक है, ऊपर यानी कि नॉर्थ सी आपका है, उसके आसपास के पास की जो है कंट्रीज हैं। तो ये 2 ऑप्शन भी जो इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे चले गए, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे चलेगा। कितने बचे आपके, ठीक है। उसके बाद चेक रिपब्लिक है, ये भी जो है इससे दूर पड़ता है, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ हंगरी और आपका रोमानिया, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ टच करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ओनली 2, ठीक है। ए ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कई बार यूपीएससी ना आप लोगों के साथ खेल करता है, पता है। इतना इजी क्वेश्चन आपको दे देगा बट आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार वो इजी है या नहीं। देखो आप यार आईएएस बना रहे हैं तुमको, ठीक है, इतना बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, थोड़ा सा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेंगे ना, कि आप क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा माइंड लगाते हो नहीं लगाते, सीधा ही देख देते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताना है कौन सी सही है, ठीक है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना ब्लास्टिक और क्रूज के बीच में डिफरेंस, मेजरली डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में ना वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अग्नि 5 जो इन्होंने क्रूज मिसाइल बोली है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अग्नि मिसाइल जो है वो ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है वो आपकी क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे ऊपर एक्सचेंज कर दिया इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ऊपर भी इन्होंने सेम काम किया है, ब्लास्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। तो ये इन्होंने जो है अपोजिट कर दिया, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल का आना चाहिए था इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, और जो पूरी थ्रू आउट द जर्नी है वो आपकी क्रूज मिसाइल्स होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर 1 एंड नॉट 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, खुद कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ, इधर देखिए, ये ब्लास्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होता है, ये आपका लॉन्च पैड है, ये आपका डिटोनेशन है जहां पे वो गिरेगी जाके बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेज में क्या है ना, एकदम से इसको पावर देंगे और फिर वहां से जो है छोड़ देंगे, जा भाई गिर जाए तो, ठीक है। 200-300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक का इसकी रेंज होती है, वहां पे जो है एकदम से जाएगी, फिर अपना टारगेट अपने आप हिट करेगी, आगे इसको पावर की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो 200-300 किलोमीटर में और 2000, 4000, 6000 किलोमीटर की जो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जो होती है ब्रह्मोस वगैरह, इतने लंबे डिस्टेंस तक कवर करती है वो, ठीक है। अब उसको थ्रू आउट द जर्नी जो है पावर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे इसमें। उसके बाद जो ये चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा हमारे कोर्स के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ाई हैं। स्टडी फंडा का जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सब चीजें, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सीएपीएफ वाले क्या करें, क्या सिचुएशन है कि क्या ऐसा किया जाए कि सीएपीएफ में मेक श्योर ये हो जाए कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात, पहली चीज दिमाग में ये बैठा के रखो, पेपर मुश्किल आ सकता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएससी लेवल का देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार एग्जाम का एक डिमांड है, एक लेवल है कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कितना मुश्किल पेपर देंगे, तो मेक श्योर कि इतना मुश्किल पेपर आपका नहीं आएगा। दूसरी चीज, पेपर जो भी आएगा ना आपको सिलेबस में से आएगा, सिलेबस में आपको कुछ भी लिखा हो। अब इसका मैं एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, सीएपीएफ एससी 2022 एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन आपके डिफेंस सेक्शन से दे दिए थे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से दे दिए थे। बच्चों में हल्ला फैल गया कि यार डिफेंस का 8 क्वेश्चन दे दिए, डिफेंस से इतने क्वेश्चन थोड़ी ना आते। क्यों नहीं आते भाई, आपके सिलेबस में दे रखा है, वो आपके सिलेबस में वो चीज गिवन है, तो यूपीएससी की मर्जी है, वो 8 दे 18 दे, आपको आप कैसे वो कर सकते हो, ठीक है। हर साल यूपीएससी का एक टारगेट ये रहता है
कि एक सब्जेक्ट ऐसा उठा लो जिसमें बच्चों को फेल करना ही करना है। मतलब इतने मुश्किल क्वेश्चन देंगे कि बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2022 का एग्जाम उठा के देखो, जिन बच्चों ने दिया है उनको पता है, ठीक है। करंट अफेयर में ऐसी बुरी हालत हुई थी बच्चों की, कोई हिसाब नहीं। 27 से 28 क्वेश्चन दिए थे, रफली अराउंड हर बच्चा 5-7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, स्टेटमेंट वाइज दे दी, मतलब बिल्कुल डेप्थ में चले गए। तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेवल यहाँ पे बढ़ा दिया। 2018 के अंदर से पहले जो है जितने भी 2017-16 में जितने भी एग्जाम होते थे, सब बच्चे जनरली स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते थे। 2018 के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे, 20 के 20 क्वेश्चन थीम से पूछ दिया, एनसीईआरटी से, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। वो वहां पे पैटर्न चेंज किया। 2019 वाले एग्जाम में मैथ के 20 क्वेश्चन दिए थे, इतने मुश्किल क्वेश्चन दे दिए कि आसानी से आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतने मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, अब बताओ क्या करें बच्चे। तो सिंपल सा फंडा एक चीज है, स्टिक टू योर बेसिक रिसोर्सेज, जो आपके एनसीईआरटीज हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपने जो भी पढ़ी है वो, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी पढ़ी है वो, हिस्ट्री की जो आपने थीम्स पढ़ी है वो, साइंस की 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी, इन्हीं से आपका पेपर आएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ भी जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा वो है कि अपने बेसिक्स जो आपने पढ़े हैं बुक्स वगैरह उन तक स्टिक करिए और अपना सिलेबस को मल्टीपल टाइम जो है आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था उसके बारे में, वो था हमारा नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आपके 20 दिनों में, जिस बच्चे ने अच्छे से एक बार पढ़ाई करी है, ठीक है, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, 20 दिन में आप इन नोट्स को बहुत प्यार से जो है रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। 20 डेज के अंदर आप एनवायरमेंट, डिफेंस, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब रिवाइज कर दोगे। मेक श्योर 2-3 बार आप इन चीजों को रिवाइज करके जाए। ये जो नोट्स है स्टडी फंड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन नोट्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो, और अगर आपको परचेज करने हैं तो डायरेक्टली स्टडी फंड ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस अब हम लेके आने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में हो गया हूं, ठीक है। तो अब जो है ऐसी वीडियोस आपके लिए काफी आएंगी। काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो सीएससी के एमसीक्यूज हों, सीडीएस के हों, एनडीए के हों। डू लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दोज एमसीक्यूज। हम एक अलग से सीरीज भी चलाएंगे एमसीक्यूज की सीरीज, हमें जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।